मैं आशीष राज पुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेबर असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम कक्षा 9वीं के लिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जीवों में विविधता। इसके हमने 6 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 7वां डिस्कस करेंगे। पिछले 10-12 दिनों से कोई क्लासें नहीं आ रही थी। मैं आशा कर रहा हूं कि आप में से अधिकांश बच्चे जो लेक्चर में पीछे थे उन्होंने 10-12 दिन के अंतर्गत अपने पूरे लेक्चर किए होंगे। जहां तक वो पीछे थे उनको पूरा कवर अप किया होगा। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका भाग नंबर 7वां डिस्कस कर रहे हैं। यदि मैं पिछले भागों की बात करूं, 6 भागों को यदि मैं समेटने की कोशिश करूं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जैव विविधता वास्तविकता में होती क्या है उसके बारे में बताया। यूएनईपी के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होती है वो बताया। फिर हमने वर्गीकरण को पढ़ना शुरू किया। वास्तविकता में वर्गीकरण किया कैसे जाता है, इसका आधार क्या है क्या नहीं। फिर हमने कुछ वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा जिसमें से कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने द्विजगत पत्ति दी, किसी ने त्रिजगत दी। फिर हमने अंत में पढ़ा पंचजगत अवधारणा जो आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दी गई, जिसके अनुसार 5 जगत यानी पूरे इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म या जीव है इन्होंने उन्हें 5 भागों में डिवाइड किया, जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनमें से मोस्टली हमने मोनेरा पूरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंजाई पढ़ लिया, प्लांटी भी पूरा पढ़ लिया। और हम अब पिछले 6ठे या 5वें भाग से लगभग एनिमेलिया पढ़ते हुए आ रहे। एनिमेलिया मतलब जिस समूह में एनिमल्स आते हो, जिसमें हमने पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्रा, प्लेटीहेल्मिंथीज, निमेटहेल्मिंथीज, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, यहाँ तक ये चीज़ें मोटी मोटी सी पढ़ ली है। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको याद होगी। याद रहने का सबसे बेटर तरीका यही है कि आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करो। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज पिछले लेक्चर तक हमने एनिमेलिया में 7 पॉइंट शायद पढ़े थे मोलस्का तक। आज आप 8वां नंबर हेडिंग डालो और इसमें मैं पहले कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा फिर मैं समझाऊंगा। तो 8वां नंबर आप डालो। लास्ट हमने मोलस्का पढ़ा था, मोलस्का के एग्जाम्पल और उसके बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं हमने डिस्कस कर लिए थे। आज 8वां नंबर इसमें हेडिंग डालो इकाइनोडर्मेटा। 8 नंबर हेडिंग डालो इकाइनोडर्मेटा। ये हेडिंग डालो, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं वो आप लिखो फिर हम डिस्कस करेंगे। चलो इसमें लिखो ग्रीक भाषा में इकाइनोडर्मेटा ग्रीक भाषा में इकाइनोडर्मेटा इकाई, मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, यहां ध्यान दे देखो, इकाइनोस तथा डर्मा से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा में इकाइनोडर्मेटा इकाइनोस तथा डर्मा से मिलकर बना है, जिसमें इकाइनोस, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ, जिसमें इकाइनोस का अर्थ कांटे, कोष्टक में लिख लो जाहक या हेजहोग। कोष्टक में लिख लो जाहक या हेजहोग, यानी कांटों को ही बोला जाता है। कांटे यानी जाहक या हेजहोग। तथा डर्मा का अर्थ त्वचा होता है। त्वचा यानी स्किन, त्वचा होता है। डर्मा का अर्थ त्वचा होता है। अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से
कांटों से आच्छादित, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, आच्छादित, कांटों से आच्छादित होती हैं। आच्छादित का मतलब होता है आवरण, यानी इनका जो त्वचा का जो आवरण होता है वो कांटों से ढका हुआ होता है, आच्छादित होती है। खड़ी पाई लगाओ, खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो, आगे लिखो। ये मुक्त जीवी, ये मुक्त जीवी, मुक्त जीवी लिख सकते हो, ऐसे लिखो मुक्त जीवी, ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं, समुद्री जंतु हैं, ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं, मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं, यानी यह समुद्र के अंदर स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। इसके अधिकांश सदस्य, ऐसे पूछा जाता है कि इकाइनोडर्मेटा के अधिकांश सदस्य कैसे होते हैं, तो हम बोलेंगे जलीय, जल में भी लवणीय यानी खारे जल के अंदर पाए जाने वाले, क्योंकि समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। चलो यहां तक लिख लिया, आगे लिखो, इनमें आगे लिखो। इनमें इनमें विशिष्ट, इनमें विशिष्ट जल संवन, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, इनमें विशिष्ट जल संवन, जल संवन नाल तंत्र, जल संवन नाल तंत्र, नाल तंत्र पाया जाता है, पाया जाता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इनमें विशिष्ट, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, यानी कुछ अलग या हटके, इनमें विशिष्ट जल संवन नाल तंत्र, मैंने बोर्ड के ऊपर लिख रहा है, जल संवन नाल तंत्र पाया जाता है, पाया जाता है, जो जो इनके इनके गमन गमन या चलन, मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा, जो इनके गमन या चलन में सहायक हैं, सहायक हैं, सहायक हैं, सहायक हैं। ये बेसिक कैरेक्टर थे इकाइनोडर्मेटा के। सिंपली बात, यदि आपको पूछा जाए कि इकाइनोडर्मेटा एनिमिलिया वर्ग के कुछ लक्षण लिखो, तब तुम लिखोगे कि इनका शरीर है जो कांटेदार होता है, यानी इनकी त्वचा होती है, उनके ऊपर कांटों का एक आच्छादन होता है। इनमें विशिष्ट जल संवन नाल तंत्र पाया जाता है जो इनके चलने में सहायता करता है। इसके अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं तथा स्वतंत्र होते हैं। ये कुछ बेसिक कैरेक्टर आपको लिखने हैं। अब इसके उदाहरण लिख लो, आप एग्जाम्पल लिख लो, उदाहरण हर किसी के एक एक दो दो आपको ध्यान रखने। उदाहरण लिखो, इसमें लिखो स्टारफिश, मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, दिख रहा है सबको, स्टारफिश। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का एक एग्जाम्पल है। आगे लिखो, एक और लिख लो, समुद्री समुद्री अर्चिन, समुद्री अर्चिन। दो एग्जाम्पल है, एक है स्टारफिश, दूसरा है समुद्री अर्चिन। ये थे इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल। हालांकि यदि आपको इनके डायग्राम देखने हैं तो आपके एनसीईआरटी के अंदर पड़े हैं। जो मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, इनके चित्र आप अपने एनसीईआरटी के अंदर देख सकते हो। यदि और कुछ जानना है तो आप गूगल के ऊपर भी देख सकते हो। ये हमने 8 तक पढ़ लिया इकाइनोडर्मेटा। यहाँ तक चीज़ें समझ में, बेसिकली चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसमें भी अधिकांश चीज़ें ऐसी हैं जो रट्टे के समान है, कॉन्सेप्ट बेस्ड तो है नहीं कि मैं आपको ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण में जो चीज़ें मैंने समझाई कि हम पत्थर को फेंकते हैं कैसे नीचे आता है, क्या कारण है क्या नहीं है, वहाँ रीजन है। इसमें तो स्पेशल जो चीज़ें हैं ऊपर वाले ने बढ़ाई, हमने डेराइव किया है कि हाँ मैं एनिमेलिया को ऐसे विभाजित करता हूँ या मैं प्लांटी को ऐसे विभाजित करता हूँ। ये थोड़े बहुत रट्टे मारने, एक एक दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने। क्या तो हो गया। अब आप 8 तक पढ़ लिया, 9 नंबर हिडन निकालो आप, प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेटा।
नवा हमारा ग्रुप आ रहा प्रोटोकोर्डेटा। इसमें मैं पहले आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं, फिर मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। प्रोटोकोर्डेटा में डैश करके लिखो इसमें। ये द्विपार्श्व सम्मित, ये द्विपार्श्व सम्मित, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये द्विपार्श्व सम्मित प्राणी हैं, प्राणी हैं। इसके अतिरिक्त इनके शरीर की संरचना में, इसके अतिरिक्त इनके शरीर की संरचना में कुछ अन्य लक्षण पाए जाते हैं, कुछ अन्य लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड, जैसे कि नोटोकॉर्ड। अब आप नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो, मैं सब चीजें समझा दूंगा, नोटोकॉर्ड क्या है, क्या लक्षण है, क्या नहीं है। अब आप नीचे वाली लाइन में लिखना शुरू करो। ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में, ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। खड़ी पाई लगाकर लिखो। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह की, नोटोकॉर्ड छड़ की तरह की, यानी छड़ के जैसी, छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है, जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती हैं। आगे लिखो। यह नोटोकॉर्ड इन जंतुओं की पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती हैं, जिससे इन जंतुओं में चलन में आसानी होती है। इस वर्ग के, ऐसे लिखो, इस वर्ग के अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं। चलो, इसके मैं एक दो एग्जाम्पल आपको लिखवा रहा हूं, आप जस्ट इसके नीचे उदाहरण लिखो, फिर मैं समझाऊंगा जो मैंने आपको लिखवाया वो। चलो उदाहरण लिखो, उदाहरण लिखो। इसमें किसके उदाहरण? प्रोटोकोर्डेट का। इसमें पहला है बेलेनोग्लोसस, पहला उदाहरण है बेलेनोग्लोसस। सेकेंड है हेडमानिया, और थर्ड एक और लिख लो, तीन ही अच्छे एग्जाम्पल है, एम्फिओक्सस। या आपके एनसीईआरटी में कुछ और लिखा हुआ, आपके लिखा एम्फिओक्सस, चलो सेम है कुछ।
3 लिखो आप, फिर मैं समझा रहा हूं कि ये प्रोटोकोडेटा क्या होते हैं। चलो 3 लिख लिया आपने, हाँ या ना? चलो लिख लो लिख लो लिख लो, दिख रहा है सबको? वेरी गुड। अब आओ देखो, मैंने आपको क्या लिखवाया कि इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे जीवधारी जिनके शरीर को हम कहीं से भी 2 भागों में डिवाइड करें तो वो 2 इक्वल भागों में टूटे, इसे हम बोलते हैं द्विपार्श्व सममित, यानी 2 भाग बराबर भागों में बटे। इसके अलावा मैंने लिखा है कि द्विपार्श्व सममित के अलावा इन जीवों में, किनमें, प्रोटोकोर्डेटा में कुछ अलग लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें से पहला लक्षण, एक लक्षण मैंने लिखवाया नोटोकॉर्ड। क्या लिखवाया? नोटोकॉर्ड। यानी प्रोटोकोर्डेटा के अंदर एक संरचना पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। इसमें मैंने क्या लिखवाया, ये नोटोकॉर्ड छड़ के जैसी होती है, लाई के छड़, छड़ से समझे आप, छड़ के जैसी ये नोटोकॉर्ड होती है, जो जंतुओं के पृष्ठ भाग में पाई जाती है। किस भाग में? पृष्ठ। यदि मैं पृष्ठ भाग की बात करूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, तो ये वाला जो भाग है ये अधर भाग है, और मेरे पीछे वाला जो भाग है इसे हम बोलते हैं पृष्ठीय भाग। यहां आप ले सकते हो, कोई गाय है, तो यदि आप गाय ऐसे चल रही है, तो गाय की पीठ वाला भाग है वो क्या है? पृष्ठ भाग। और नीचे वाला भाग है पांव की ओर वाला भाग, वो कौन सा है? अधर भाग। यानी प्रोटोकोर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो कौन से भाग में पाई जाती है? वो पाई जाती है पृष्ठ भाग में। इसके अलावा ये नोटोकॉर्ड इन जंतुओं के चलने में भी सहायता प्रदान करती है। यानी जो प्रोटोकोर्डेटा के सदस्य कौन से? बेलेनोग्लोसस है, हर्डमानिया है, एम्फियोक्सस है, इनको चलने में भी सहायता कौन सा भाग प्रदान करता है? वो होता है नोटोकॉर्ड। कुछ बेसिक कैरेक्टर है आपको ध्यान रखने हैं। चलो ये 9 भाग हो गए, अब हम पढ़ रहे हैं 10वां भाग, और ये अंतिम भाग है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर या एनिमेलिया खत्म हो जाएगा। चलो 10वें भाग में आप हेडिंग डालो वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, और कोष्टक में लिख लो कशेरुकी। हम इसके अंदर आते, हमें यदि वर्गीकृत किया जाए, हम कौन से? हम वर्टिब्रेटा या कशेरुकी। तो ये आप लिख लो, 10 नंबर हेडिंग डाल के आप लिख लो। चलो मैं पूरा ही लिख लेता हूं वापस, ये साफ कर दूं। हमने 8वां इकाइनोडर्मेटा पढ़ा, 9वां हमने प्रोटोकोर्डेटा पढ़ा, 10वां हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेटा या कशेरुकी। तो 10वां आप हेडिंग डालो, लिखो आप वर्टिब्रेटा, या हम इसे क्या बोलते हैं? कशेरुकी। कशेरुकी, ये हेडिंग डाल दिया। अब इसमें आप कुछ चीजें लिखो, फिर मैं समझाऊंगा। चलो लिखो इसमें लिखो, इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड, इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड, मैं लिख रहा हूं वास्तविक मेरुदंड तथा अंतःकंकाल, तथा अंतःकंकाल पाया जाता है। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है, एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो, इस कारण इन जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग अलग होता है। इस कारण इन जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग अलग होता है, एवं पेशियां कंकाल से
जुड़ी हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। जो इनके, जो इनके चलने में, जो इनके चलने में सहायता करती हैं, जो इनके चलने में सहायता करती हैं, सहायता करती हैं। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो, खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा वर्ग के सदस्य, वर्ग के सदस्य द्विपार्श्व सम्मित, द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, होते हैं। इनमें उत्तकों एवं, इनमें उत्तकों एवं अंगों का, इनमें उत्तकों एवं अंगों का जटिल विभेदन, जटिल विभेदन पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। सभी कशेरुकी, सभी कशेरुकी जीवों में, जीवों में निम्नलिखित, निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। निम्नलिखित कौन से लक्षण, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, आप लिखो फिर मैं समझाऊंगा। पहला लक्षण लिखो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। दूसरा लक्षण लिखो मेरु रज्जु की उपस्थिति, मेरु रज्जु की, मेरु रज्जु यानी रीढ़ की हड्डी, मेरु रज्जु की, मेरु रज्जु एवं, मेरु रज्जु एवं ऐसे लिखो कशेरुक दंड, कशेरुक दंड की उपस्थिति, कशेरुक दंड की उपस्थिति। वैसे रीढ़ की हड्डी कशेरुक दंड को बोला जाता है, मेरु रज्जु को नहीं। कशेरुक दंड अपने आप में एक रीढ़ की हड्डी है जो हमारे अंदर पाई जाती है। मेरु रज्जु इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है जो हमारी मस्तिष्क से यानी हमारे दिमाग से संवेदनाएं लेके आती है। थर्ड नंबर आप लिखो, थर्ड नंबर लिखो त्रिकोरिक शरीर, त्रिकोरिक शरीर। फोर्थ लिखो क्लोम की उपस्थिति, क्लोम की उपस्थिति, उपस्थिति। ये लिख लो, मैं अब समझाऊंगा, ये लिख लो आप। पहला है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड हमने पढ़ा था अभी प्रोटोकॉर्डेटा में। जो नोटोकॉर्ड उनमें पाई जाती है वो वर्टिब्रेटा या कशेरुकी में भी पाई जाती है। सेकंड नंबर मेरु रज्जु एवं कशेरुक दंड की उपस्थिति, यानी इन जीवों में कौन से वर्टिब्रेटा या कशेरुकी वर्ग के जीवों के अंदर मेरु रज्जु पाई जाती है और कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। थर्ड नंबर है इनका शरीर त्रिकोरिक होता है। त्रिकोरिक का मतलब भ्रूणीय, जब भ्रूण का विकास होता है यानी बच्चा जब थोड़ा विकसित होता है उस समय इसमें कोशिकाओं के 3 स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों स्तर का पाया जाना किसकी खासियत है? वर्टिब्रेटा या कशेरुकों की। फोर्थ नंबर है क्लोम की उपस्थिति। क्लोम आपने मछलियों में सुने होंगे, तो इन क्लोम की उपस्थिति भी अपने आप में वर्टिब्रेटा या कशेरुकी की खासियत है। ये थोड़े 3-4 कैरेक्टर ध्यान रखने हैं। अब हम इसको और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो ये लिख लो आप, पहले लिख लो आप। लिख लिया सबने? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप 2 लाइनें छोड़ के एक लाइन लिखो, बढ़िया 2 लाइनें छोड़ के लिखो। वर्टिब्रेटा,
ये लिखा हुआ नहीं, इसे लिखो वर्टिब्रेटा, कोष्टक में लिखो कशेरुकी, कोष्टक में लिखो कशेरुकी, वर्टिब्रेटा कोष्टक में लिखो कशेरुकी। फिर आगे लिखो को 5 वर्गों में, को 5 वर्गों में, 5 वर्गों में बांटा गया है, बांटा गया है, बांटा गया है। यानी जो वर्टिब्रेटा या कशेरुकी वर्ग के सदस्य हैं उनको हमने कितने भागों में आगे बांटा है? 5 में, जिसमें से हम पढ़ेंगे मछलियां पढ़ेंगे, हम उभयचर पढ़ेंगे, हम सांपों के बारे में पढ़ेंगे, हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे। तो 5 वर्गों में इन वर्टिब्रेटा या कशेरुकी को बांटा गया है। अब इसमें पहला वर्ग लिखो, पहला कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे 10.1, मतलब 10वें का पहला भाग, 10वां हम पढ़ रहे हैं, 10वें का पहला भाग। इसमें आप लिखो, एक हेडिंग डालो, 10.1 में आप हेडिंग डालो, फिर मैं उसके अंदर कुछ कैरेक्टर लिखवाऊंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें 10.1 लिखो साइक्लो स्टोमेटा, साइक्लो स्टोमेटा यानी वर्टिब्रेटा या कशेरुकी वर्ग का पहला भाग, पहला जो वर्ग है वो कौन सा है? 10.1 कौन सा है? उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। क्या नाम है? साइक्लोस्टोमेटा। ये हेडिंग डालो आप, साइक्लोस्टोमेटा। और इसमें नीचे से लिखना शुरू करो, इसके कैरेक्टर लिखो, लिखो आप साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित, जबड़े रहित कशेरुकी हैं, जबड़े रहित यानी इसके अंदर या साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के जो सदस्य हैं उनके अंदर जबड़ा नहीं पाया जाता। जबड़े रहित, रहित यानी जबड़ा नहीं है, सहित यानी जबड़ा है, जबड़े रहित कशेरुकी है। तो सही बात है, कशेरुकी तो हम पढ़ रहे हैं, वर्टिब्रेटा तो पढ़ रहे हैं। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी हैं, कशेरुकी हैं। आगे लिखो, डैश करके आगे लिखो, उसमें तो खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, इनकी विशेषता, इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर, इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर, लंबे ईल के आकार का शरीर, कोमा, कोमा गोलाकार मुख, गोलाकार मुख, गोलाकार मुख एवं सल्क रहित, एवं सल्क रहित चिकनी त्वचा का, एवं सल्क रहित चिकनी त्वचा का होना है, होना है। तथा इस वर्ग के, तथा इस वर्ग के सदस्य, सदस्य बाह्य परजीवी होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं। अब लिखो इसके उदाहरण, अब इसमें लिखो आप उदाहरण, एग्जाम्पल। हम साइक्लोस्टोमेटा के उदाहरण लिख रहे हैं, इसमें लिखो आप पहला उदाहरण लिखो पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन। ये उदाहरण है भाई, टिपिकल है, मुझे भी पहली बार याद नहीं हुए थे। पहला उदाहरण है पेट्रोमाइजोन। सेकंड उदाहरण लिख लो आप मिक्सिन। ये मछलियां हैं अपने आप में, ये क्या मछलियां हैं। तो पहला है पेट्रोमाइजोन, दूसरा है मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन को हम बोलते हैं लेप्रे और मिक्सिन को हम बोलते हैं हेग मछली। क्या बोलते हैं? हेग मछली। ये दो इसके एग्जाम्पल मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। हमने वर्टिब्रेटा शुरू किया यानी कशेरुकी, वो क्या होते इसके मैंने 3-4 आपको पॉइंट लिखवाए या कैरेक्टर लिखवाए। फिर वर्टिब्रेटा को हमने 5 भागों में डिवाइड किया, जिसमें से पहला भाग हम पढ़ रहे हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सदस्यों के गुण क्या है, तब हम बोलेंगे साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी है, यानी इनके मुंह में जबड़ा नहीं पाया जाता। फिर मैंने क्या लिखा है, इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर, यानी एक लंबा सा शरीर होता है, इनका जो मुंह होता है वो गोलाकार होता है
और इनकी त्वचा सल्क रहित होती है, बाहर की ओर किसी भी प्रकार के सल्क नहीं पाए जाती है, यानी इनकी त्वचा चिकनी होती है। तथा इस वर्ग के सदस्य बाह्य परजीवी होते हैं, यानी दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित होते हैं। फिर हमने इसके पढ़े एग्जाम्पल, दो ध्यान रखने, एक है पेट्रोमाइजिन और सेकंड है मिक्सिन। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के जो अधिकांश सदस्य हैं वो कौन से हैं? वो जलीय हैं, यानी जल के अंदर पाए जाते हैं। हमने 10.1 पढ़ लिया। अब आप हेडिंग डालो 10.2। 10.1 में हमने पढ़ा साइक्लोस्टोमेटा और 10.2 में आप हेडिंग डालो मत्स्य या मछली। मतलब मछलियां किस में आती है, तब हम बोलेंगे वर्टिब्रेटा या कशेरुकी में। अब ये हेडिंग डालो, इसमें मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, लिखो फिर मैं समझा दूंगा। मत्स्य डाला हेडिंग, अब इसमें लिखूं ये मछलियां हैं, ये मछलियां कौन सी? मतलब मत्स्य वर्ग के अंदर जितने भी सदस्य आते हैं वो मछलियां होती। तो ऐसा करो, ये मछलियां ये हटाओ, मैं कुछ और लिखवा रहा हूं, ये हटाओ, आप काट दो और आगे लिखो। इसमें ऐसे लिखो मत्स्य वर्ग में, मैंने पहले लिखवाया था ये मछलियां ये हटा दो, आप काट दो। इसमें ऐसे लिखो मत्स्य वर्ग में मछलियां आती हैं जो समुद्र एवं मीठे जल दोनों जगह पाई जाती हैं तथा इनकी त्वचा सल्क युक्त होती हैं तथा प्लेटों से ढकी होती हैं तथा प्लेटों से ढकी होती हैं। खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखो मछलियां अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती हैं तथा इनमें श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा मत्स्य वर्ग के प्राणी असमतापी होते हैं तथा इनका शरीर द्विकक्षीय होता है एवं ये अंडे देती हैं तथा ये अंडे देती हैं। अब इसमें लिखो उदाहरण लिखो, एग्जाम्पल उदाहरण लिखो किसमें? मत्स्य में लिखो शार्क क्या एक मछली है जो किसमें आती? मत्स्य में आती। वो रोहू
कतला, ये मछलियां हैं, मछलियों के नाम है, ठीक है। शार्क, रोहू, कतला, ट्यूना, चूना नहीं ट्यूना, ट्यूना आदि इसके उदाहरण हैं, आदि इसके उदाहरण हैं। ये लिख लो, ये इसके उदाहरण है। लिख लिया आपने। अब देखो, अब मैंने जो मत्स्य में या मछली में आपको जो लिखवाया वो मैं समझा रहा हूं। मैंने इसमें आपको क्या लिखवाया, चलो मैं देख ही लेता हूं, याद मुझे भी नहीं। देखो, मैंने आपको इसमें ये लिखवाया कि मत्स्य वर्ग में मछलियां आती है। सिंपली बात है, मत्स्य लिख रहा है, फिशीज बोलते हैं हम, ठीक है। तो मत्स्य वर्ग में मछलियां आती, ये वास्तविकता है। फिर क्या है, ये समुद्र तथा मीठे जल दोनों में पाई जाती। मछलियां मीठे जल में भी पाई जाती है तथा समुद्र यानी खारा जल, दोनों जगह पाई जाती है। इनकी त्वचा सल्क युक्त होती है, यानी स्केल्स या सल्क इनकी त्वचा के ऊपर। आप देखो, सिंपली बात, मछली पकड़ के आप यदि उसकी त्वचा के ऊपर हाथ घुमाओगे ना, तो आपके हाथ एकदम से उसके ऊपर फिसलेंगे नहीं। आपको लग रहा है कि कुछ न कुछ उसके ऊपर महसूस हो रहा है, वो उसके सल्क होते हैं। यानी मछलियों की त्वचा के ऊपर सल्क होती है और इन सल्कों की प्लेटें बनी हुई होती है, यानी बहुत सारे आवरण बने होते हैं जिसकी सहायता से इनका शरीर ढका हुआ होता है। फिर है, ये मछलियां तैरने के लिए अपनी मांसल का मतलब भरी हुई, अपने एक बोलते खोखली चीज होती है, एक होती मांसल का मतलब भरी हुई चीज। इसका मतलब ये मछलियां तैरने के लिए मांसल पूंछ का यूज करती है। किसका करती है? पूंछ का। यानी तैरने के लिए आप देखोगे मछलियों को देखते हो तो पूंछ ऐसे हिलाती रहती, उस पूंछ की सहायता से वो तैरती है। आगे क्या लिखा होगा? आगे लिखा हुआ है, बेसिकली आपको भी पता होगा, आप 9th क्लास में तो हमें सिखाया जाता है, मछलियां श्वसन की क्रिया पानी में क्लोम या गलफड़ों की सहायता से करती है, इतना तो पता होगा। यानी इसमें आगे मैंने लिखवाया है कि इनमें श्वसन की क्रिया क्लोम द्वारा होती है या क्लोम की सहायता में होती है, तथा जो जल होता है उसके अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका यूज ये करते हैं। श्वसन के लिए हर कोई किसका यूज करता है? ऑक्सीजन का लिए। फिर आगे मैंने लिखवाया ये असमतापी होते हैं। आगे मैंने क्या लिखवाया? ये असमतापी होते हैं। असमतापी का तात्पर्य है कि अलग अलग वातावरण में इनके शरीर का तापमान बदलता रहता है। हम कौन से जीवधारी है? हम मनुष्य या एनिमेलिया अपने आप में समतापी प्राणी है। जो मछलियां है वो क्या? असमतापी। मेरे शरीर का जो टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड में बोलता हूं। मैं यदि बहुत गर्म इलाके में जाऊंगा तभी भी मेरे बॉडी का टेम्परेचर या तापमान उतना रहेगा। यदि मैं ध्रुवीय क्षेत्र या बर्फीले स्थान पे जाऊंगा तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा उतना ही रहेगा, इसलिए हमें बोला जाता है समतापी। लेकिन मछलियों में ऐसा नहीं होता, मछलियों के शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, इस कारण हम इन्हें बोलते हैं असमतापी। फिर मैंने आगे लिखवाया कि इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। द्विकक्षीय का मतलब इनके हृदय के अंदर 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, ऐसे 2 कोष्ठक, और मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है। बेसिकली मैं समझाता हूं, वैसे 9th 10th में आपके आएगा 10वीं में। हमारे हृदय की बात करें तो हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 होते हैं आलिंद, 2 नीले, लेकिन मछलियों में 2 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 2। यही लिखा है मैंने। फिर ये अंडे देती है। सिंपली बात है, मछलियां जो अपनी नई पीढ़ी पैदा करती है वो अंडों की सहायता से करती है। कुछ मैंने आपको उदाहरण लिखवाए। ये हमने आज पढ़ लिया मत्स्य वर्ग। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा उभयचर वर्ग। फिर हम पढ़ेंगे रेंगने वाले जीवधारियों के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पक्षियों के बारे में, और लास्ट में पढ़ेंगे हम एनिमेलिया के बारे में। कल तक मैं इस चैप्टर को पूरा कर लूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा बहुत रट्टे के समान है, कुछ बेसिक चीज़ें याद रखो और उदाहरण बार बार रिवाइज करते रहो। चलो आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।